हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है आदिवासी दिकुआ और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए, आदिवासी का मतलब होता है जनजाति वाले लोग या आदिवासी, या आप उनको एसटी भी बोल सकते हैं और आप उनको भारत के मूल नागरिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भारत के मूल नागरिक हैं और वो जंगलों में रहते थे। ठीक है, तो क्योंकि वो जंगलों में रहते थे इसलिए क्या है, वो थोड़े से बाकी लोगों से पिछड़ गए हैं, क्योंकि वो हमेशा जंगलों में ही रहे। और जो बाहर की दुनिया है, जैसे हम और आप लोग रह रहे हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से, वो उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। उनको जंगलों में ही रहना अच्छा लगता है और जंगलों को वो अपनी भगवान मानते हैं, अपना माता पिता सब कुछ वो जंगलों को ही मानते हैं। ठीक है, और अपने आप को क्या मानते हैं, वो जंगलों की संतान मानते हैं। तो इसलिए क्या है, जो आदिवासी जो लोग हैं वो हम लोगों से थोड़े से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग क्या है, जंगलों में रहते थे, है ना। अभी सरकार क्या कर रही है, उन लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से बसना सिखा रही है, रहना सिखा रही है, और बहुत सारे घर मकान भी अलॉट किए जा रहे हैं उनको, ताकि वो हमारे और आपकी तरह रह सके, है ना। तो आदिवासी का मतलब समझ में आ गया। दूसरा है दिक्कू। दिक्कू का क्या मतलब होता है? दिक्कू का मतलब होता है बाहरी लोग। बाहरी लोग मतलब जो लोग जंगल के नहीं है, उनको आदिवासी लोग क्या बोलते थे? दिक्कू बोलते थे। और दिक्कू कौन लोग होते हैं? जो महाजन थे, जो व्यापारी थे और जो अंग्रेज थे। ठीक है, जो महाजन थे, व्यापारी थे, अंग्रेज थे, और जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार करते थे। एक तरह से ये तीनों लोग क्या अत्याचार कर रहे थे। तो इन अत्याचार करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? दिक्कू बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आदिवासी उनको दिक्कू बोलते थे। और देखिए, नेक्स्ट है एक स्वर्ण युग की कल्पना। यानी कि जो आदि समाज के जो लोग हैं ना, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो एक ऐसे युग की कल्पना कर रहे थे जहां उन्हें इन दिक्कू लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, वो वापस से वैसे ही जीने लगेंगे जैसे इन लोगों के हस्तक्षेप से पहले जी रहे थे, है ना। तो देखिए, आपके जो एनसीईआरटी है उसको हम शुरू से कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि जो कंपनी आई थी वो क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी, और व्यापार से उसने हमारे भारत में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक हमने दूसरे चैप्टर में देखा था। तीसरे चैप्टर में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ग्रामीण क्षेत्र है, भारत के जो गांव है, उनको अपना उपनिवेश कैसे बनाया, यानी कि उन पर अपनी सत्ता कैसे स्थापित करी, उन पर शासन कैसे, मतलब उनको कैसे कब्जा है, एक तरह से ये मान लीजिए आप, है ना। और ये है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने आदिवासी समाजों पर को कैसे कैसे धीरे धीरे अपना उपनिवेश बनाया, यानी कि उन पर कब्जा कर लिया, और उनकी जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप करके उनका शोषण किया। ये सारा हम किस में पढ़ेंगे? इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है, पहली लाइन है 1895 यानी कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। एक व्यक्ति का नाम है बिरसा मुंडा। वो मुंडा समुदाय के थे और उनको झारखंड के जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया था। अब देखिए, ये जो बिरसा थे, ये कौन थे? ये इनका जन्म हुआ था लगभग 1875 में, यानी कि 1875 में लगभग। क्योंकि जो ये आदिवासी लोग थे तो इन जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनको ज्यादा पता नहीं था कि मतलब एग्जैक्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है 1870 से 1880 तक के दशांक के मध्य, यानी कि इन 10 सालों के मध्य में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1875 के लगभग में, यानी 1875 के लगभग इनका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था मुंडा परिवार में, और स्थान था छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में। आपने छोटा नागपुर के पहाड़ के बारे में भी सुना होगा, सॉरी पठार के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा खनिज के लिए वो प्रसिद्ध है।
ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो खनिजों के भंडार है ना, वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में ही है। ठीक है, और देखिए ये जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, इनके आसपास के लोग थे, और जो मुंडा लोग थे वो लोग इनको क्या समझते थे, अपना रक्षक समझते थे, अपना भगवान समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि इन्होंने क्या है, जो ईसाई मिशनरियों के स्कूल होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख लिया था। ठीक है, ये कुछ दिन बचपन में ईसाइयों के जो पढ़ाई होती है उस तरह के स्कूलों में पढ़ना लिखना सीखा। फिर बाद में ये हिंदुओं के भी किसी गुरु के साथ उन्होंने कुछ टाइम बिताया। तो इनकी जो मानसिकता थी, जो इनकी सोचने समझने की जो क्षमता थी, वो अपने समाज के लोगों से ज्यादा थी। ठीक है, और इनको बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो ये क्या करते थे, जो इनके समाज के लोग होते थे उनका उपचार करते थे। ठीक है, जड़ी बूटियों की इनको ज्यादा पता था। जो उनकी कोई भी समस्या होती थी इनके समुदाय के लोगों की, उनको ये क्या सॉल्व करते थे। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि भगवान ने इनको हमारी रक्षा के लिए भेजा है, और ये एक ऐसे इंसान है जो हमें दिक्कतों, यानी कि जो अंग्रेज हैं, जो महाजन हैं, व्यापारी हैं, इनसे हमें छुटकारा दिलाएंगे, इनसे हमें निजात दिलाएंगे, और हमारा जो जीवन है पहले की तरह बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा ये लोग मानते थे। ठीक है, अब देखिए इनके समर्थक कौन कौन थे। मुंडा, संथाल और उराब इनके समर्थक थे। और ये लोग इनको भगवान की तरह क्यों मानते थे? इनको ऐसा लगता था कि जो आदिवासी संस्कृति है, जिन लोगों की वजह से खराब हो रही है, जिन बाहरी लोगों के वजह से, जिन दिक्कू लोगों की वजह से हमारी संस्कृति खराब हो रही है, उसकी रक्षा कौन करेगा? बिरसा मुंडा करेंगे। ठीक है, इसलिए ये बिरसा मुंडा को बहुत मानते थे। आज भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कई घरों में इनकी पूजा भी होती है बिरसा मुंडा की। ठीक है, और वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे, और इन्होंने अपनी जनजाति समूह के लिए काफी सारी चीजें की थी, और ये बिल्कुल समर्थन में थे इस चीज के कि जनजाति के लोगों को, आदिवासी लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए और एक स्थान पर सिस्टमेटिक तरीके से रहना चाहिए। ये इस चीज को समझते थे, जो कि सही भी है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो जनजाति समूह है वो किस तरह जीते थे। देखिए पहले हम इनको ठीक से जान लें कि जो जनजाति समूह के लोग हैं वो कैसे रहते थे, कैसे उनका खान पीन था, कैसे उनकी आजीविका चलती, ये सब के बारे में हम पहले जान लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने इन पर किस तरह से कब्जा किया या इनका शोषण किया। ठीक है, हम देखेंगे कि इन पर किस तरह से शोषण किया और इनकी संस्कृति को कैसे खराब किया। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इनकी संस्कृति क्या थी, है ना, जब तो हमें पता चलेगा कि कैसे शोषण हुआ इनका। तो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जनजाति समूह किस तरह रहते थे, तो हम पहले जानेंगे कि किस तरह रहते थे। पहली हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि कुछ झूम खेती करते थे। देखिए झूम खेती कैसी होती है, पहले आप उसके बारे में जान लो कि झूम खेती ऐसी होती है कि जो जनजाति वाले लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, एक समूह में रहते हैं। ठीक है, और एक कबीला टाइप का होता है, आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि कबीला बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का एक समूह एक जगह रहता है, उसको कबीला बोलते हैं। उसमें एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसके पास ज्यादा शक्ति या ताकत होती है, या समझदार होता है उन सबसे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं कबीले का सरदार। ठीक है, तो उस तरह के लोग होते थे, और इनमें क्या है, ऊंच नीच नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ क्या सब लोग जाति में बटे हुए हैं कि ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है। हमने क्या इस तरह से कैटेगरी में सबको बांट रखा है, बनिए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इस तरह से हमने बांट रखा है। इनके यहाँ ये सब नहीं चलता। इनके यहाँ क्या है कि जो एक समूह में लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो सब बराबर है, सब सेम है, और मतलब कोई भेदभाव नहीं करते थे, ये आपस में ना करते हैं। अब भी जो जनजाति के लोग, कुछ लोग अब भी जंगलों में रह रहे हैं, तो वो क्या है, आपस में भेदभाव नहीं करते, सारे लोग मिलजुल के और बहुत आराम से रहते हैं। ठीक है, अब देखिए झूम खेती किसको बोलते हैं। झूम खेती बोलते हैं कि ये लोग एक पूरे कबीले के लोग क्या करते हैं, जाते हैं किसी जंगल में और उस जंगल के पेड़ों को काट देते हैं, और जो नीचे की घास वगैरह होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, उनमें क्या आग लगा देते हैं। आग लगा के जो राख बनती है, उस राख में क्या है, पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है,
और उस राख को वो वहां की जमीन में मिला देते हैं। जमीन में मिलाने के बाद उसकी जो जमीन की उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसमें अच्छे से फसल होती है। ठीक है, फिर उस पर बीज बिखेर देते हैं और उस पौधे को तैयार करते हैं। फिर उस फसल को काटते हैं, फिर उसको ठोक पीट के मतलब कैसे भी उसमें से अनाज निकाल लेते हैं। जैसे आजकल के किसानों के पास क्या होता है, थ्रेसर होता है, उसमें वो गेहूं की बालों को डाल देते हैं तो उसमें से क्या है, गेहूं निकलती है। या कुकड़ी को, भुट्टा को डाल देते हैं, कुकड़ी भी बोलते हैं कई लोग, भुट्टा भी बोलते हैं। जो मक्का के दाने होते हैं ना, जो पॉपकॉर्न खाते हो वो मक्का के होते हैं ना, तो उसकी पूरी की पूरी भुट्टा को उसमें डाल देते हैं मशीन में, और जो मक्का होती है वो अलग हो जाती है और उसकी जो गिल्ली होती है वो अलग हो जाती है। तो इनके पास ये सारी सुविधा नहीं थी, तो ये क्या करते थे, ये सारी चीजें अपने हाथ से ही करते थे। तो ये इनका बस एक फसल उगाने का प्रोसेस में पूरी साल लग जाती थी। जैसे आजकल के किसान क्या है, एक ही साल में कई सारी फसल ले लेते हैं। जैसे कई लोग गेहूं भी, मक्का भी, ठीक है, धान भी, मतलब कई सारी फसल ले लेते हैं ना एक ही साल में। तो ये लोग क्या करते थे, एक साल में केवल एक फसल लेते थे, और जिस जमीन को ये साफ करते थे उस पर 2 से 3 साल रहते थे। उसके बाद उस जमीन को परती के तौर पे छोड़ जाते थे, मतलब 2-3 साल फिर उस जमीन को पूरी तरह से छोड़ देते थे। और फिर वो पूरा की पूरे कबीले के लोग किसी दूसरी जगह जाते थे, उसके पेड़ों को काटते थे, झाड़ियों में आग लगा के, मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस करते थे। यानी कि एक जगह पर ये 2 से 3 साल रहते थे, फिर 2-3 साल के बाद उस जगह को परती के लिए छोड़ जाते थे, मतलब ऐसे छोड़ देते खाली, और फिर दूसरी जगह साफ करते थे, फिर ऐसे 2-3 साल बाद उसको छोड़ के फिर अगली पे जाते थे। इस तरह से होती है झूम खेती। और झूम खेती कहाँ होती है, ये होती है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत यानी कि पूर्व और उत्तर वाला भारत। देखिए ये इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर भारत। देखिए आप मैप में देख पा रहे होंगे, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये मेघालय, मिजोरम, ठीक है, और त्रिपुरा, और ये मेघालय है। तो ये सब क्या है, ये है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत यानी कि ये हो गया पूर्व, ठीक है, ये पूर्व हो गया ना, पूर्व, और ये हो गया उत्तर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, उत्तर, ठीक है। तो ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर भारत। तो ये हो गया पूर्वोत्तर भारत। और देखिए झूम खेती और कहाँ होती है, मध्य भारत में होती है, यानी कि बीच वाले भारत में। बीच वाले भारत, देखिए ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये मध्य वाला। तो मध्य भारत में कौन कौन आएगा, मध्य प्रदेश आएंगे, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से आएंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, मध्य भारत हो जाएगा, है ना। तो जब भी मैं मध्य भारत या पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करूं तो आप लोग समझ जाना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए जो मध्य भारत है उसमें बोलते हैं इसको बेबड़। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेबड़। तो आपको ये समझ में आ गया झूम खेती क्या होती है। और दूसरे हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि कुछ क्या थे, शिकारी थे। शिकारी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जंगल में जाते हैं और जो जानवर होते हैं उनको मार के खा लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ होते थे शिकारी और कुछ क्या होते थे, संग्राहक। संग्राहक मतलब होते हैं कि जो जंगलों में जाते हैं और वहां से सामानों को, चीजों को ले आते हैं। सामान चीजों से मतलब होता है कि कुछ फलों को या ड्राई फ्रूट को, जैसे अखरोट, बादाम, ये कुछ प्राकृतिक वन भी होते हैं। मतलब जंगलों में क्या है, ऐसे ही पेड़ खड़े हैं, उन पर किसी का कब्जा नहीं है, ठीक है। कोई भी वहां जाके वहां से उन चीजों को तोड़ के ला सकता है। तो वहां उन जंगलों में जो जनजाति रहती हैं वो उनको तोड़ के और मार्केट में बेच सकती हैं, ठीक है, आराम से। अब भी करती हैं। अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहां पे स्थानीय जो भी जनजाति रहती हैं वो इस तरह से ही जंगलों में जाती हैं, सामान को लाती हैं और मार्केट में बेच देती हैं। जो पैसे आते हैं उनसे उनकी आजीविका चलती है, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा के जो खोंड थे वो क्या करते थे, फल और जड़ों को खाते थे, और साल और महुआ के जो पौधे या बीज होते थे उनसे क्या तेल बनाते थे। जो आजकल आप रिफाइंड घी, डालडा घी, इन सब का इस्तेमाल करते हो, तो ये किस चीज का इस्तेमाल करते थे, ये महुआ और साल के बीजों का इस्तेमाल करते थे। और महुआ और साल जो के बीजों से जो तेल निकलता था उसे अपने खाने पीने में यूज करते थे। और देखिए ये महुआ से क्या शराब भी बनती है, तो जनजाति के लोग क्या शराब भी पीते हैं, ठीक है, पीते थे। ये लोग क्या शराब का भी सेवन करते थे।
और क्या बीन के लाते थे, जड़ी बूटियां बीन के लाते थे, उनको मार्केट में बेचते थे। फल, कुसुम और पलाश के फूल। कुसुम और पलाश क्या के जो फूल होते हैं ये रंग के लिए होते हैं। जो कपड़े के व्यापारी होते थे पहले, जो प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था, यानी कि फूलों से जो कलर बनते थे उनका ही प्रयोग किया जाता था। तो व्यापार जो कपड़ा व्यापारी होते थे या जो जूता चप्पल बनाते थे वो वाले व्यापारी होते थे, वो इनको खरीद लेते थे कुसुम और पलाश के फूलों को। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ये संग्रहण करते थे। और देखो पूरी साल इन सारी चीजों को संग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भी एक टाइम होता है आने, देखो किसी भी फूल को आने का भी एक टाइम होता है, फल का आने का भी टाइम होता है ना। जड़ी बूटियां भी एक मतलब सीमित मात्रा में बिकेंगी मार्केट में, तो एक सीमित मात्रा में ही वहां से तोड़ी जाएंगी, उखाड़ी जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइम जब ये खाली होते थे, जैसे बरसात का टाइम है, उसमें कुछ भी चीज कलेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते हैं, या ज्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ वगैरह पड़ रही है तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो जंगलों में ही रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ही रहते हैं, तो ये सारी चीज नहीं कर सकते। तो ये क्या करते थे, बाकी के टाइम में ये मजदूरी करते थे। मजदूरी जैसे व्यापारी वगैरह होते हैं, महाजन वगैरह होते हैं, उनके यहाँ नौकरी के तौर पे काम करते थे, नौकर के तौर पे, जैसे माल ढुलाई करना या उनके अनाजों को साफ करना, इस तरह से कुछ भी काम करते थे। और तो वहां पे जो व्यापारी होते थे वो इनका शोषण करते थे। इनको नहीं पता कि कितना ज्यादा काम के बदले इनको कितने पैसे उनसे लेने चाहिए व्यापारियों से। आजकल तो सबको पता होता है कि हमने इतना काम किया तो हमारे इतने पैसे बन गए, लेकिन ये जनजाति के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो इनको पता ही नहीं होता था। तो व्यापारी क्या है, इनका बहुत ज्यादा शोषण करते थे, बहुत सारा काम करा के इनको थोड़ा बहुत कुछ पैसे देते थे। ठीक है, या फिर कई लोग पैसे ना देके अनाज वगैरह कुछ देते थे। अब जैसे इन्होंने ये जड़ी बूटी वगैरह कुछ बेच दी, मतलब दी व्यापारियों को कि भाई हमने ये कलेक्ट करी है, इनके बदले आप हमें अनाज दे दो या पैसे दे दो। तो इनको यही नहीं पता चलता था कि हमें उनसे कितने पैसे लेने, कितने पैसे में बेचने, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो इनका बहुत ज्यादा शोषण करते थे व्यापारी, महाजन लोग और अंग्रेज लोग। तो इनको ये इसलिए दिक्कू बोलते थे, और इनको ऐसा लगता था इन सब चीजों से कौन छुटकारा दिलाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी जनजाति थी बैगा। ठीक है, बैगा कहाँ पाए जाते थे, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। जो बैगा जनजाति के लोग थे ये अपने आप को जंगल की संतान मानते थे, यानी कि ये जंगल को ही अपना माता पिता सब कुछ जंगल को ही मानते थे। और ये जो नौकरी वोकरी करने की जो चीज होती है ये उनको गलत मानते थे, यानी कि बाहर जंगल के बाहर नौकरी करना इनके लिए गलत माना जाता था। और बैगा जनजाति के लोग जो थे वो बहुत अच्छे शिकारी थे। ठीक है, क्योंकि जब बाहर नौकरी नहीं करेंगे तो पेट भरने के लिए कुछ तो खाएंगे ना, तो ये क्या करते थे, ये शिकार करके ही अपना जीवन यापन चलाते थे। अब देखिए व्यापारी और महाजनों को शैतान और मुसीबत की जड़ मानते थे। पता चल गया ना क्यों मानते थे, क्योंकि इनसे सामान ले लिया और बदले में उनको कम पैसे देते थे। और महाजन क्या करते थे, इनको कर्ज दे देते थे, और कर्ज पर मतलब जो पैसे इनको ब्याज पे दिए जाते थे उस पर और ब्याज लगा के इनसे वसूल करते थे रहते थे। मतलब ऐसा सिस्टम बना देते थे कि ये पूरी जिंदगी उनका कर्ज नहीं चुका पाते थे, क्योंकि इनको हिसाब नहीं पता था कितना क्या है। अगर आपने पुरानी मूवी देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि किसानों की किस तरह से जो महाजन लोग होते थे वो किस तरह से बेईमानी करते थे, क्योंकि उनको हिसाब के बारे में पता नहीं होता था। तो देखिए पढ़ना लिखना इतना ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको किस काम के बदले कितने पैसे लेने हैं, या चीजों के बारे में समझ नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, आपका फायदा उठाते रहेंगे। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको किस तरह से सामने वाले को कितना काम करके देना, उसके कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अब देखिए आगे आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए इस अलग वाले पेज पे लिखा है इन्होंने, तो मैंने इसमें देखिए इस वाले पेज पर लिखा है। ठीक है, जनजाति समूह के बारे में कुछ बातें लिखी है तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सारा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और पूरा की पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के बीच मध्य भारत,
ठीक है। मध्य भारत यानी कि बीच वाला भारत, कौन सा? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारी, ठीक है। मध्य भारत के बैगा और खोड़ समुदाय के बीच बिताए, यानी कि ये लगभग कई साल इन जनजातियों के बीच रहे। कौन रहे? वेरियर एल्विन, ठीक है। और कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने क्या किया? हमारी हर चीज का सर्वेक्षण किया, ठीक है। हमारी खेती का, हमारी जमीन का, हमारे लोगों का, हमारे रहन सहन का, हमारे इतिहास का, सबका उसने क्या किया? सर्वेक्षण किया। उसने ये जानने की कोशिश की कि ये कैसे लोग हैं, क्योंकि उसको हमारे ऊपर शासन करना था। किसी भी देश के ऊपर शासन करने के लिए हमें जानना पड़ेगा ना कि वो देश कैसा है, तो उस देश को जानने के लिए क्या है? सर्वेक्षण चलाए। उस तरह के सर्वेक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार चला रही थी। तो ये वेरियर एल्विन ने जनजातियों का सर्वेक्षण किया था और जनजातियों के बीच में रहकर ये पता लगाया था कि जनजाति की जो जीवन शैली है वो किस तरह की होती है। ये जो एनसीईआरटी में चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब इनकी लिखी हुई है। इस तरह के वैज्ञानिक थे, विज्ञान शास्त्री थे, जो जनजातियों के बीच में कई साल रह के उनकी धर्म संस्कृति के बारे में उन्होंने पता किया। तो इन्होंने पता लगाया कि देखिए कि चैत में जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, चैत में खेतों में पेड़ काटना, यानी कि जनजाति के लोग क्या करते हैं? चैत में, यानी कि आपने देखा होगा ना, चैत की नवरात्रि आती है ना, होली के बाद आती है ना चैत की नवरात्रि, वही वाला चैत है। तो ये हिंदी महीने की बात चल रही है, क्योंकि उस टाइम तो इंग्लिश कैलेंडर बहुत ज्यादा नहीं चलता था हमारे भारत में, हिंदी कैलेंडर चलता था। तो उन्होंने बताया चैत में लगभग मध्य फरवरी से और मध्य मार्च तक, ठीक है, तक का टाइम होता है चैत का। तो चैत में क्या करते थे? ये पेड़ों को काट देते थे। बैसाख में जंगलों में आग लगा देते थे, यानी कि जो झाड़वाड़ सी होती है उनमें आग लगा देते थे और उस राख को क्या है? जंगल में मिला देते थे। और जेठ में क्या करते थे? ये बुवाई करते थे, यानी कि लगभग मई या जून का सा टाइम जो होता है उसमें क्या बुवाई करते थे। आषाढ़ से भादों में ये क्या करते? खेतों में काम करते थे, यानी कि उस फसल को तैयार करते थे। और कुआर में क्या है? फलियां आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो भी चीजें उगा रहे हैं वो फसल तैयार होना शुरू हो जाती है। और कार्तिक यानी कि जो दिवाली वाला टाइम होता है उसमें क्या है? फसल पकने लगती है और अगहन में फसल तैयार हो जाती है। और पूस में क्या काम चलता था? फटकने का काम चलता था, यानी कि ये पूरे साल में केवल एक ही फसल लेते थे, ठीक है, 2-3 नहीं लेते थे, एक ही फसल लेते थे, क्योंकि ये सारे काम क्या अपने हाथ से करते थे। तो जब हाथ से करेंगे कोई काम तो धीरे गति से होएगा ना। आजकल के किसान तो नई नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर वगैरह वो सारी चीजें चल रही हैं, तो उनसे जल्दी काम हो जाता है। ट्यूबवेल वगैरह लगे हैं तो जल्दी से पानी भर जाता है। पहले इनके पास ये सारी सुविधा नहीं थी। और देखो इनका जो सबसे इंटरेस्टिंग वाली चीज है ना, ये मुझे लगी। अब आप इंटरेस्टिंग वाली चीज देखिए कि पूस में क्या होता था? फटकना होता था। और पूस में ही शादी, पूस का मतलब है लगभग दिसंबर जनवरी के लगभग वाला समय होता था। उस समय कोई काम नहीं होता था, ये अनाज को साफ करने का काम होता था, यानी कि फटकने वटकने का कुछ काम जो भी रह जाता होगा वो करते थे। और खाली होते थे, इसलिए क्या करते थे? दिसंबर में शादी का काम निपटा लेते थे, यानी कि कबीले में जितनी भी शादी होंगी वो सारी दिसंबर में ही होंगी। टाइम एकदम फिक्स था सारी चीजों का कि दिसंबर में कोई काम नहीं होता, शादी कर लेते हैं। तो शादी होती थी इनके यहाँ दिसंबर में। ज्यादातर जो त्योहार वगैरह जो बनाए जाते थे वो भी पूस में, यानी कि लगभग दिसंबर के महीने में बनाए जाते थे, क्योंकि तब कुछ काम वाम नहीं होता, तो शादी ब्याह भी इनके यहाँ तभी निपटाए जाते थे। और हमारे यहाँ देखो कितना गलत सिस्टम है, जैसे ही पेपर आएंगे वैसे ही शादी होंगी। तो बच्चे ना तो पेपर ठीक से अटेंड कर पाते हैं, ना शादी अटेंड कर पाते हैं। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप लोगों के सामने भी ये समस्या रहती होगी ना। मुझे इनका सिस्टम सही लगा कि सर्दियों में कुछ काम नहीं है तो भाई शादी का काम निपटा लो। और हमारे देश में ये कानून बनना चाहिए कि या तो शादी होगी जून में, क्योंकि जून में बच्चों की छुट्टी होती है और सबसे ज्यादा एंजॉय शादी में कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। तो या तो शादी होनी चाहिए जून में या होनी चाहिए दिसंबर में, ठीक है। दो टाइम पे बच्चों की छुट्टी होती है, तो छुट्टियों में ही शादी होनी चाहिए। इनका सिस्टम बिल्कुल सही था कि जब कोई काम नहीं है पूस में, तब इनके यहाँ शादी और त्योहार होते थे। और माघ में क्या होता था? ये नए बेवड़ की तलाश में निकल जाते थे। नए बेवड़ का मतलब होता है नए जंगलों की,
नए ऐसे स्थान की तलाश में निकल जाते थे जहां इनको खेती करनी होती थी। ठीक है, वहां में ये उस जगह को तलाश लेते थे और उस टाइम पे जो इनकी महिलाएं जड़ वगैरह जो इकट्ठा करके पहले से सामान रखती थी ना, उन्हें ही खा लेते थे। ठीक है, जो सामान इन्होंने पहले से स्टोर करके रखा होता था खेतों में, उसमें जंगलों में से इनकी घर की महिलाओं ने, वो सब ये खाते थे। और देखो, महिलाओं और पुरुषों के काम अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग काम करते थे दोनों, कि ये खेत में काम करेंगे तो महिला घर में ये वाला काम करेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था किसने बताई हमें? वेरियर एल्विन ने। ठीक है, अब देखिए तीसरी हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि कुछ लोग क्या है, जानवरों को पालते थे। कुछ क्या कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं, यानी कि एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर खेती कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, शिकार कर रहे हैं और संग्रहण, मतलब जानवरों को मार के खा रहे हैं और चीजों को कलेक्ट करके ला रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं। ठीक है, जानवर पाल रहे हैं। अब जानवर कौन कौन पालते थे? पंजाब के गुज्जर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, जो आंध्र प्रदेश के लवाड़िया थे वो क्या करते थे, भैंस, गाय भैंस के झुंडों को पालते थे। कुल्लू के गद्दी गड़िए थे और कश्मीर के बक्करवाल क्या पालते थे, बकरियों को पालते थे। आपने अपने आसपास के स्थानों में देखा होगा, अगर आप यूपी में रह रहे होंगे तो आपने देखा होगा, मैं यूपी से हूं तो मैंने देखा यूपी में कि बहुत सारी भेड़ बकरियों के झुंड को एक आदमी लेके चलता है। वो कौन होते हैं? वो यही लोग होते हैं। ठीक है, जो पशुओं को पालते हैं उनका यही काम होता है, क्योंकि जो जब सर्दियां होती हैं तो जो ऊपरी के इलाके होते हैं वहां पे बर्फ पड़ रही होती है, तो वहां की घास खत्म हो जाती है। तो ये अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे? तो ये अपने जानवरों को खिलाने के लिए नीचे उतर जाते हैं, उन पहाड़ों से मध्य भारत की तरफ चलते हैं और अपने जानवरों को गर्मियों में यहाँ पे घास फूस खिला लेते हैं। और जैसे ही सर्दियों में ये यहाँ की घास वगैरह खिला लेते हैं और फिर अपने तरफ चले जाते हैं। जैसे राजस्थान की जनजाति होती है तो वो क्या जून के लगभग आ जाती हैं नीचे भारत में, क्योंकि जून में क्या होता है, वहां पे घास वगैरह सब खत्म हो जाती है, पानी की कमी होती है। तो वो क्या है, इधर नीचे भारत में आके, नीचे के भारत में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, इन इलाकों में आके अपनी गाय वगैरह को चराते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक आदमी के पास बहुत सारे मवेशी होते हैं और वो एक या दो ही आदमी उन पूरे सबको लेके चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वो यही लोग होते हैं। ठीक है, उनका काम पूरी साल यही होता है। अब देखिए, पशु पालने से उन्हें क्या मिलता है? पशु पालने से वो जो भेड़ वगैरह होती है उनसे ऊन बना लेते हैं, ये उनको मार्केट में बेच के पैसे कमा लेते हैं। और देखो, दूध वगैरह बेच देते हैं, घी बेच देते हैं। तो मतलब इनका पूरा की पूरा कारवां चलता है, मतलब पूरे के पूरे समूह चलते हैं। तो ये काम भी करते रहते हैं रोज के, और उन पशुओं के, जानवरों को, जो पशुओं के बच्चे होते हैं उनको बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, और एक चौथे टाइप के लोग थे, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी कि कुछ लोग झूम खेती करते थे, कुछ शिकार कर रहे हैं और कुछ जानवर पाल रहे हैं। और कुछ लोग क्या है, 19वीं शताब्दी के शुरू से ही, ठीक है, 19वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। ठीक है, जिनमें कौन कौन थे? मुंडा, गोंड, संथाल थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश अफसर थे उन्हें ये मुंडा, गोंड और संथाल, बाकी लोगों से, जो बाकी ये जो 3 कैटेगरी के लोग थे, इन लोगों से ये लोग ज्यादा सभ्य लगे, क्योंकि ये एक स्थान पर टिककर रह रहे थे। क्योंकि ये एक स्थान पर टिककर रह रहे थे तो क्या, अपने बच्चों को पढ़ने भी भेज देते थे। ठीक है, और जो सुख सुविधाएं ये उनसे ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि बाकी की जनजाति के लोगों को तो हर साल या 2 साल में एक बार घर बनाना है, जब दूसरी जगह जाएंगे तो घर बनाना पड़ेगा। इनको क्या है, इन्होंने एक बार घर बना लिया मिट्टी का, या जैसा भी घर बनाते होते होंगे ये, तो 10-5 साल के लिए इकट्ठा ही बन गया। ठीक है, और इनको मार्केट वगैरह का भी थोड़ा सा पता रहता, तो इनका विकास इन लोगों से ज्यादा हुआ। इसीलिए आज की जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, जो एसटी है, जो जनजाति लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इन तीनों का मतलब एक ही है, इनको क्या कर रही है, सिस्टमेटिक तरीके से बसा रही है, ताकि इनका विकास हो सके, ये पढ़ लिख सकें। ठीक है, आगे बढ़ सकें, है हमारी तरह एक अच्छा जीवन जी सकें। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से रह सकें। तो अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि इन सारी जो इनकी संस्कृति थी, जो इनके रहने का तरीका था, अंग्रेजों ने इस पर कैसे अपना हस्तक्षेप करा,
या फिर अंग्रेजों ने इन आदिवासी लोगों को कैसे अपना औपनिवेश बनाया, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, आप जब इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो इसके कमेंट बॉक्स में वो सेकंड पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देख लेंगे और उस लिंक पर क्लिक करके उस सेकंड पार्ट को भी देख लेना। सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी आपके फ्रेंड फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरी वीडियो को जरूर से लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छे से कंटेंट आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज मेरे लिए इतना कर दो कि जो भी मेरी वीडियो को देखे प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।